बिटिया वहां घबराई। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया आज इनका शागिर्द बन चुका। जी हाँ, योगी ना होते तो संभल जाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के नाम पर संभल में उपद्रवियों ने जो किया, उसके बाद सीएम योगी ने संभल को संभाल लिया है। संभल में अब हर तरफ शांति है और धीरे धीरे वहां जीवन पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन शायद संभल में शांति योगी विरोधियों को रास नहीं आ रही है। तभी तो एक तरफ संभल में धारा 163 लगा हुआ है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता संभल जाने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संभल को फिर से सुलगाने की साजिश रची जा रही है? क्या योगी विरोधियों को इस बात की टेंशन हो रही है कि संभल में कुछ घंटे की हिंसा के बाद सब कुछ शांत कैसे हो गया? क्योंकि एक तरफ जहां अखिलेश राज में 3 महीने तक मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगा हुआ था, वहीं योगी राज में यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक समय था जब नारा गूंजता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई क्रूर गुंडा, कि जहां दिखाई दे सफाई वहां बिटिया वहां घबराई। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया आज इनका शागिर्द बन चुका। योगी ने जो कहा उसे करके दिखाया। यूपी को योगी ने दंगा मुक्त बनाया। आज योगी न होते तो संभल जल जाता। माफिया और अन्य गुंडों को उपचार के लिए हमारी पुलिस पर्याप्त है। दंगाइयों पर यूपी में होता है ताबड़तोड़ एक्शन। यूपी में माफिया गैंगस्टर कांपते हैं थर-थर। उत्तर प्रदेश में लोगों को एक गलतफहमी, कुछ लोगों को, कुछ माफिया और अपराधियों को होती है कि यहाँ अपराध करके हम उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूँ तुम उसको उस लायक ही मैं छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओगे। उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि देवभूमि को पवित्र कर सको। संभल को सुलगाने की फिर हो रही साजिश। 24 घंटे अलर्ट पर है योगी की पुलिस। सपा नेताओं पर तगड़ा पहरा। संभल में अब कोई नहीं खतरा। एक समय था जब नारा गूंजता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई क्रूर गुंडा, यही तो नारा लगता था। और आज एक नारा जनता जनार्दन के मुंह से लगता है, निकलता है कि जहां दिखाई दे सफाई वहां बिटिया वहां घबराई। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया आज इनका शागिर्द बन चुका है और पहले से इनकी पहचान रही है। योगी मॉडल का संदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। शक्ति का परिणाम हुआ। एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बना, दूसरी तरफ जिस राज्य में हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा है ना। आज कर्फ्यू तो नहीं लगता ना, दंगा भी नहीं होता ना। 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में अब सब कुछ शांत नजर आ रहा है। वहां पुलिस का पहरा तो है, लेकिन ऐसा इसलिए है जिससे कि संभल के लोग अमन और चैन की नींद सो सकें। क्योंकि जिस तरह से 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के नाम पर संभल अचानक से सुलग उठा था, जिस तरह से संभल पर अचानक से पत्थरबाजी की फौज ने कब्जा कर लिया था, उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया था, ऐसे हालात में अगर योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री न होते तो फिर संभल का भी वही हाल होता जो सालों पहले सपा के राज में मुजफ्फरनगर का हुआ था।
जैसे ही ये पूरी घटना हुई उसके बाद पूरे मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और पुलिसिया आला अधिकारियों को संभल के लिए रवाना कर दिया, जिसके बाद से सभी अधिकारियों ने संभल में हिंसा वाली क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया। सबसे पहले संभल में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, उसके बाद पीएससी और पुलिस फोर्सेज अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय की गई, जिससे कि कहीं पर भी उपद्रव और आगे ना बढ़ने पाए। वहीं पर इंटरनेट सेवाओं बंद करने के साथ साथ धारा 163 भी लागू कर दी गई, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई उपद्रव आगे ना बढ़ने पाए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उपद्रवियों को बड़े स्तर पर चिन्हित किया गया और साफ तौर पर है कि उनके ऊपर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। बताया भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी उपद्रवियों के ऊपर एनएसए की बड़े स्तर पर कार्रवाई भी होगी, जिसके लिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। 24 नवंबर को कुछ उपद्रवियों ने सियासी साजिश के तहत संभल को हिंसा की आग में झोंक तो दिया था, लेकिन सीएम योगी ने फौरन ऐसा एक्शन लिया कि योगी विरोधियों में खलबली मच गई। योगी की पुलिस ने जब संभल हिंसा के आरोपियों को पकड़-पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना शुरू किया तो समाजवादी बेचैन हो गए और उन्हें इस बात का डर सताने लगा कहीं बाकी अपराधियों की तरह इनका भी राम नाम सत्य न हो जाए, क्योंकि सीएम योगी का साफ कहना है कि जो कानून नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य होना तय है। जैसे उत्तर प्रदेश में पहले 17 के पहले रोज कर्फ्यू लगता था, आज तो कर्फ्यू नहीं लगता है ना यूपी में। मुजफ्फरनगर तो आप ही के बगल में है ना, 3 महीने तक कर्फ्यू लगा था ना। समाजवादी पार्टी की सरकार में 3 वर्ष तक कर्फ्यू लगा था, आज कर्फ्यू नहीं है। पहले लोगों को इस बारे में चिंता होती थी कि क्या होगा, कैसे सुधरेगा यूपी। मैंने कहा चिंता मत करो, अब तक बेटी और व्यापारी की सुरक्षा 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगी नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम यानी कुछ तो भाई जो आम श्रद्धालु है उसके लिए भगवान राम का मंदिर है, उसके लिए जय श्री राम, लेकिन जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। कैसे हो गया, कुछ तो राम नाम सत्य हो गए और कुछ स्वयं ही अपनी मौत ही मर रहे। 24 नवंबर को जैसे ही संभल में हिंसा की आग भड़की और ये खबर सीएम योगी तक पहुंची, उन्होंने उस जोन में जितने भी पुलिस अधिकारी थे सबको संभल भेज दिया। सबसे पहले इन्हें संभल को शांत करने का मिशन दिया गया। साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया कि इस हिंसा में जो भी शामिल हो, चाहे वो अपराधी कितना भी बड़ा सियासी रसूख क्यों न रखता हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए और अगर अब भी कोई संभल को सुलगाने की कोशिश करे तो उसे जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि योगी राज में अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए यूपी में कोई जगह नहीं। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए, लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कटघरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। संभल के हिंसा के बाद एक तरफ सीएम योगी ने वहां फिर से अमन और शांति बहाल करने के लिए अपने पुलिस बल को लगा दिया, तो दूसरी ओर संभल हिंसा के जो भी दंगाई भागे भागे फिर रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए सख्त आदेश जारी कर दिया गया। कहा गया संभल हिंसा के सभी पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाएं। पब्लिक प्लेस यानी सभी चौक चौराहों पर
दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाएं, दंगाइयों से संभल में हुए नुकसान की वसूली की जाए, भागे हुए दंगाइयों पर इनाम जारी करें। योगी राज में इससे पहले भी कई बार हिंसा में नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जा चुकी है और संभल में भी उसी फॉर्मूले के तहत उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। पहले से यह तय कर दिया था कि जो दंगाई अपराध करेंगे और भागने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ पोस्टर जारी करके जनता के बीच में उनकी छवि को ले जाया जाएगा, बताया जाएगा और किसी भी कीमत पे किसी दंगाई को कानून की निगाह से बचाने की कोशिश कोई ना करे। इसके तमाम प्रबंध हमारी सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से किए हैं। संभल में पुलिस की गतिविधियां तेज हैं, न्याय किसी भी कीमत पे देना सरकार की प्राथमिकता है, तो हमारी सरकार बहुत सख्ती के साथ अपने काम को अंजाम दे रही है। संभल हिंसा के अब तक की सबूत सामने आ चुके हैं, जो चीख चीख कर बयां कर रहे हैं कि किस तरह से साजिश के तहत दंगाइयों ने संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया। छतों से महिलाओं और बच्चों के पुलिस के ऊपर पत्थर मारने की तस्वीरें सामने आई। हालांकि हिंदी खबर ने जब ये सवाल समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछा तो वे ये मानने से इनकार करते रहे कि छतों से पत्थरबाजी की गई। लेकिन हिंदी खबर के कैमरे पर ही मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय सिंह ने एसपी सांसद बर्क के इन दावों को खारिज कर दिया। तो ये बताइए, ये बनाया किसने है? ये जो है कि पत्थर वहां पर हैं, क्या आपने संभल की छतों पर पत्थर आपने देखे? मैं आप मुझे बताइए कि आपने संभल के घरों की बस्तियों के ऊपर आपने पत्थर देखे? नहीं देखे ना आपने भी सुनी सुनाई बात कही, क्योंकि ये माहौल क्रिएट किया जाता है मुसलमानों को। अच्छा, आपने ये पुलिस ने अपने पुल को पत्थर चलाते हुए देखा? नहीं देखा। क्या पुलिस भी पत्थर चलाएगी? क्या कोई कानून तोड़ेगा तो पुलिस भी कानून तोड़ेगी? रक्षा पत्थर से करेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों डीएम ने और एसपी ने समन्वय समिति क्यों नहीं बनाई? क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया वहां के लोगों को? क्या वहां पे हिंदू तो नहीं आए थे झगड़ा करने के लिए? हिंदू तो झगड़ा करने के लिए नहीं आए, तो मुसलमान क्यों झगड़ा करने आते? मुसलमान किससे झगड़ा करते? अरे वो तो सिर्फ अपना सवाल करने के लिए आए थे कि क्यों सर्वे के लिए आए। वो पहले समिति बना देते, कुछ उलमाए कराम को ले लेते, कुछ कमेटी के लोगों को ले लेते। जो पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं वो ये बात भूल जा रहे हैं कि हम भी ऐसी चीजें चाहते नहीं है। प्रशासन के लोग भी घायल हुए, पुलिस को लोग भी घायल। तो जो ये थ्योरी चला रहे हैं कि नहीं पुलिस ने, प्रशासन ने गोली चला दी, अगर हमें ये करना होता तो हम अपने आप को जोखिम में क्यों डालते? लोगों को समझाने का, लगातार पत्थर खाने का क्यों रहता? प्रशासन वहां प्रोसेस में कोई व्यवधान हो उसके लिए था। तो माननीय सांसद जी किसने मदद मांगी जिस पे वो गए? और अगर किसी ने मदद मांगी तो निश्चित रूप से उसने वायलेट किया प्रक्रिया का। इतना ही नहीं, हिंदी खबर की पड़ताल में ये सामने आया कि संभल में जहां पर पत्थरबाजी हुई वहां की छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा किए गए थे और ये सबूत चीख चीख कर ये बता रहे थे कि किस तरह से संभल की हिंसा की प्लानिंग सर्वे से काफी पहले कर ली गई थी। और जैसे ही 24 नवंबर को सर्वे टीम मस्जिद में पहुंची, उपद्रवियों ने प्लानिंग के तहत पुलिस पर हमला बोल दिया और संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया। संभल में जो हिंसा हुई है उस हिंसा के निशान अभी भी बाकायदा बाकी है। हिंदी खबर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के जरिए, या ये कहा जा सकता है कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आपको उस एरिया में लेके आया है जहां पर देखिए किस तरह से प्लानिंग की गई थी पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाने की, पुलिस को टारगेट करने की। ये हम पहुंचे हैं उसी इलाके में और आप देखिए यहाँ पर ये अभी भी पत्थर जो हैं यहाँ पड़े हुए हैं। ये पत्थर हैं, ये देखिए ये पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं और ये ईंटें रखी हुई हैं। ये सब प्लानिंग के तहत, इसमें भी इस पैकेट में भी आपको ईंटें ही दिखेंगी। ये सारी व्यवस्थाएं देखिए यहाँ करके रखी गई थी। ये व्यवस्थाएं इन लोगों ने अपने ज़रिए से इसलिए करके रखी कि इन्हीं का आधार बना के इनको तोड़ा गया। बाकायदा ये पत्थर यहाँ पर अभी भी बिखरे हुए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए पुलिस का बहुत सख्त पहरा है। हिंदी खबर अब उस छत पर भी पहुँच चुका है जहाँ से ये पत्थर फेंके गए थे, जहाँ पर बच्चों को चढ़ाया गया था, महिलाओं को चढ़ाया गया था और पूरी गलियों में आपने देखा होगा किस तरह से पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे चारों तरफ। अभी भी कुछ पत्थर यहाँ पर देखिए पड़े हुए हैं, कुछ ये ईंटा अभी रखे हुए हैं। मैं आपको एक दूसरी छत भी दिखाऊंगा। संभल के एक एक सबूत को इकट्ठा कर दंगाइयों के खिलाफ योगी की पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर की हर कोई मिसाल देता है।
योगी जिस तरह से माफिया और गैंगस्टर का यूपी से खेल खल्लास कर रहे हैं, उसके घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर रहे हैं, उससे योगी को बुलडोजर बाबा का नाम भी दिया जा चुका है। योगी का बुलडोजर मॉडल देश विदेश में भी सुपरहिट हो चुका है। सीएम योगी के इस सुशासन की वजह से ही योगी राज में हर धर्म के लोग बेहद शांतिपूर्ण ढंग से अपने त्योहार को मनाते हैं। पिछले 7 साल के दौरान 1-2 छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो कोई भी दंगा फसाद यूपी में देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि योगी ने वाराणसी और मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर भी अब तक हिंसा की कोई वारदात नहीं होने दी। लेकिन उपचुनाव में जैसे ही सपा के गढ़ मुस्लिम बहुल कुंदरकी में 32 साल बाद हिंदू विधायक बना और कमल खिला, उसके अगले ही दिन संभल को मस्जिद के सर्वे के नाम पर दंगे की आग में झोंक दिया गया। और ये आरोप हम नहीं बल्कि बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि संभल हिंसा पॉलिटिकल है और मुसलमानों ने कुंदरकी में बीजेपी को वोट दिया, इस वजह से संभल हिंसा कराई गई। समाजवादी पार्टी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो तो वहां जाने से बचना चाहिए। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नीयत पर भी शक है। क्यों? जो प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी ने भेजने का निर्णय लिया है उसमें संभल के दंगे हिंसा को भड़काने का एक आरोपी स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम है। जब प्रतिनिधिमंडल में हिंसा को भड़काने के आरोपी जियाउर रहमान बर्क जाएंगे तो वहां की परिस्थिति क्या होगी, किस तरह के बयान आएंगे, ये समझा जा सकता है। सीएम योगी भी कई बार कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे यूपी की अमन और शांति बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और उपचुनाव में जब अखिलेश ने कांग्रेस के अपने गठबंधन को पीडीए का नाम दिया था, तब भी सीएम योगी ने पीडीए को प्रोडक्शन ऑफ द दंगाई एंड अपराधी बताया था। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर संभल में हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उससे योगी के ये आरोप सच साबित होते दिख रहे हैं। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है, खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी तो सीएम योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में कानून राज स्थापित करने की थी, क्योंकि 2017 से पहले यूपी हमेशा दंगों की आग में झुलसता नजर आता था। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद तो वहां करीब 3 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा और ऐसे में यूपी की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद सीएम योगी को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर उत्तर प्रदेश के माहौल को सुधारे बिना राज्य को विकास के रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। राज्य में अपराधियों, बदमाशों और असामाजिक तत्वों का भय समाप्त करने और कानून का राज स्थापित करने के लिए योगी सरकार ने सख्त फैसले लिए और योगी के इस कड़े फैसले की वजह से कभी महीनों तक कर्फ्यू की चपेट में रहने वाला यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन गया। सख्ती का परिणाम हुआ, एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बना, दूसरी तरफ जिस राज्य में हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा है ना। आज कर्फ्यू तो नहीं लगता ना, दंगा भी नहीं होता ना। योगी ने अपने कड़े फैसलों से यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश तो बना दिया, लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आया। वो बार बार यूपी को
फिर से दंगे की आग में झोंकने की नई नई साजिश रचते रहते हैं। कभी मूर्ति विसर्जन के नाम पर बहराइच में हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है, तो कभी मंदिर मस्जिद के बहाने संभल में यूपी को जलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हर बार सीएम योगी के आगे दंगाइयों की साजिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर बेहद सख्त माने जाते हैं। सत्ता में आने के बाद वो कई बार चेतावनी भी दे चुके हैं और उनकी बातों का अपराधियों में खौफ भी है। सरकार ने पहले दिन से कह रखा है कि हमारी संवेदना गरीब के लिए है, अन्नदाता किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के है, आम नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने को लेकर के है। हमारी संवेदना किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के तहत सरकार कार्य करेगी और अपराधियों और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। वैसे तो सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन से संभल में फिलहाल सब कुछ शांत नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के साथ तौकीर रजा जैसे मुस्लिम नेता संभल जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कहीं फिर से संभल को सुलगाने की साजिश तो नहीं रची जा रही है। संभल हिंसा के बाद अब जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ संभल की शाही जामा मस्जिद के पास। ये रोड जो कहलाता है डांगर रोड कहलाता है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पूरी एक बाजार है, बाजार को जा रहा है पूरा मार्केट। बाजार इस वक्त धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। लगातार जिस तरह से 24 नवंबर को यहाँ संभल में हिंसा भड़की थी और हिंसा के बाद पथराव आगजनी हुई थी, उसके बाद यहाँ शहर में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था वो यहाँ से फरार हो गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल शांति की ओर शुरू हो गया है। कल जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से धीरे धीरे मार्केट खुलना शुरू हुआ है, जो आवागमन था लोगों का शुरू हो गया है। बाजार में तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि बाजार पूरी तरह से खुल चुका है और यहाँ लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी किसी भी नेता के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। शुक्रवार को पहले संभल जाने की कोशिश कर रहे तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यीय डेलीगेशन को भी संभल पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया, जिसे योगी विरोधी भड़के हुए हैं। ये पुलिस अधीक्षक संभल ने लिखा, तो डीएम ने लिखा ये और पुलिस अधीक्षक दूसरा लिख रहे हैं। अच्छा, डीएम ने लिखा कि संभल की सीमा के अंतर्गत बिना किसी अनुमति के कोई प्रवेश नहीं करेगा सक्षम अधिकारी, और जिला जो पुलिस अधीक्षक कर रहे फला को यहाँ आने न दिया जाए, इन्हें लखनऊ में रोका जाए। अब बताए डीएम का अलग है और पुलिस अधीक्षक अलग है। सक्षम अधिकारी डीएम होता है, प्रशासन की जिम्मेदारी डीएम की है। डीएम के कहना है कि संभल के सीमा में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के प्रवेश नहीं करना। कमिश्नर कह रहे हैं आप नहीं प्रवेश करेंगे अलग से, आप कहीं घर से नहीं निकलेंगे। अब किसका आदेश में माना जाए? भारतीय जनता पार्टी देश के हर शहर को संभल बना जाती है और हम लोग जाकर के वहाँ अमन शांति कायम करेंगे। हम लोग जाकर के जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके इतने दिन से शासन प्रशासन वहाँ शांति ही तो बना रही है ना, और उसीलिए आपको रोका जा रहा है। प्रशासन और सरकार वहाँ पर जो है वो दंगा उसने कराया है, वो शांति कायम करना प्रयास नहीं कर रही है। वो चाहती है कि संभल पूरा हर देश का हर शहर संभल बन जाए, तो वो शांति करने का प्रयास नहीं कर रही है। हम लोग जाकर के वहाँ शांति कायम करना चाहते हैं। हम लोग वहाँ पर जाके जो घटना हुई, किस तरह के घटनाक्रम से हुई, कौन कौन लोग उसके जिम्मेदार हैं, ये सारी रिपोर्ट बना के माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को हम लोग देना था। लेकिन शासन प्रशासन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका विश्वास नहीं है, तानाशाही पे उतरा हुआ है और पुलिस के बल पर पूरे उत्तर प्रदेश को चलाना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार। इसलिए उन्होंने हम लोगों को यहाँ डिटेन करके बिठाया और बाकी लोगों को भी जगह जगह जो जिधर से आ रहा था उसको संभल जाने से रोका। सीएम योगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके विरोधी उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। योगी का तो बस एक ही मिशन है, किसी भी कीमत पर यूपी को हिंसा की आग में नहीं झुलसने देना। और इसके लिए सीएम योगी हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रह सके, और संभल हिंसा के बाद भी योगी वही कर रहे हैं। सीएम योगी खुद भी संभल के हर अपडेट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
और योगी की पुलिस को संभल में शांति कायम रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए खुली छूट दी गई है, क्योंकि सीएम योगी का मानना है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, समाज में कोढ़ की तरह है और इस बीमारी का इलाज पक्का इलाज करना जरूरी है। 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं। और चलिए फिलहाल के लिए बस उतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए हिंदी खबर।